नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी आप सभी स्टूडेंट्स का जो कि थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि बंकन प्रतिबल धरणों में बीम्स में ये चैप्टर पे भी हम डिस्कस कर रहे थे और 2 वीडियो में अभी तक आपके लिए प्रस्तुत कर चुका था। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिएगा, एजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, शुद्ध बंकन के सिद्धांत की मान्यताएं। देखिए, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था mr/ix = f/y = e/r, ये फॉर्मूला जब सिद्ध किया था तो कुछ बातें हमें मान के चलना पड़ता है जिसकी बेस पे किया था, और वो क्या क्या बातें हैं वो हम अभी इस वीडियो में आपको बताने जाएंगे। एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। देखिए, प्योर बेंडिंग का मतलब क्या? प्योर बेंडिंग मतलब, वैसे तो आप देखिएगा जब कभी बीम पे लोड लगता है तो शेयर फोर्स भी होता है, बेंडिंग मोमेंट भी होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्योर बेंडिंग की, हम जब ये स्टडी करेंगे तो हम केवल बेंडिंग की ही बात करेंगे, इसमें शेयर फोर्स के असर को नहीं लाएंगे। प्योर बेंडिंग का मतलब उस पर केवल और केवल बेंडिंग मोमेंट है, हम शेयर फोर्स को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और उस बेस पे ये फॉर्मूला हम तय करेंगे। फॉर्मूला हम बता चुके आपको, mr/ix = f/y = e/r। अब उसकी जो मान्यता है वो हमारी जो बुक है उसमें पेज नंबर जो 251 है उसमें 8 बिंदु मैंने समझाया हुआ है। हम लोगों ने, हम जो ऑथर से उन्होंने 8 पॉइंट समझाया हुआ है, वो 8 पॉइंट आपको पक्के से याद करने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर का भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। 3 मार्क्स में नहीं, 8 मार्क्स में। एक्सप्लेन द एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। तो मैं आपको किताब में से वो चीज समझा रहा हूँ क्योंकि हर चीज लिखी हुई है क्लियरली, आप इसको देखें जरा ध्यान से। देखिएगा, जो पहला पॉइंट है इसका, ध्यान से पढ़ो इसको। वो लिखा है, धरण आरंभ में सीधी है तथा इसकी परतें मुक्त रूप से फैलने व सिकुड़ने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, अगर इसको इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलूंगा इसमें? द बीम इज स्ट्रेट ओरिजिनली। देखिए, जब मैंने ये फॉर्मूला प्रूव किया था तो आपको बताया था इस तरह से कि बीम जो होती है शुरू में सीधी होती है ऐसे, और मुड़ने के बाद में ऐसी बैंड होती है इस तरह से। ये मतलब है इसका कि बीम जो है शुरुआत में सीधी है, और इसकी जो लेयर्स है, जैसे ये इसकी टॉप मोस्ट लेयर है, ये उससे नीचे वाली, उससे नीचे वाली, ऐसे करके इसकी खूब सारी लेयर्स है। तो हम बीम पे जब लोड आता है ना, तो जब बीम मुड़ती है तो इसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं मुड़ने के लिए। यानी एक लेयर दूसरी लेयर को बाधा नहीं पहुंचाती है उनके मुड़ने में। बिल्कुल हम कह सकते हैं एक तरह का, अगर हम बात करें फ्लो की, तो लेमिनार फ्लो नहीं होता है एटलीस्ट के अंदर, उस प्रकार की बात इसमें आ गई। लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि जो अ, पानी का फ्लो है वो एक परत पे दूसरी परत, दूसरी पे तीसरी परत, आपस में जो परतें मिलती नहीं है वो इज नॉट टर्बुलेंट। तो कुछ ऐसा इसमें है कि हर एक जो लेयर है दूसरी लेयर के ऊपर जो चढ़ी हुई है वो एक दूसरे को मुड़ने में बाधा नहीं डालती है, स्वतंत्र हैं बैंड होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, धरण का पदार्थ समरूप और समदैशिक है। द बीम मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक? ये बात मैंने आपको लास्ट में समझाई देगी इस पॉइंट पे। ये देखिएगा, समरूप या समांग होना धरण का, होमोजेनियस। ध्यान से देखिएगा, एक ही दिशा में प्रत्येक बिंदु पर पदार्थ के सभी गुणधर्म एक समान होना। अगर हम एक डायरेक्शन में चलें, बीम की एक दिशा में चलें, एक ही डायरेक्शन में, दिशा यूं चले यूं चलेंगे, दिशा बदलेगी नहीं। तो एक ही दिशा में प्रत्येक बिंदु पर, मान लीजिए ये दिशा है, तो जो प्रॉपर्टी इस पॉइंट पर है वही प्रॉपर्टी इस पॉइंट पर है, वही प्रॉपर्टी इस पॉइंट पर है। एक दिशा में जब चलते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर जो पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टीज एक समान होती है। ये मतलब होता है इसका समरूप या समांग होने का, होमोजीनियस। एक होता है समदैशिक यानी आइसोट्रोपिक। इसमें क्या है कि देखो मैंने मार्क कर रखा है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर सभी दिशाओं में प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। यानी आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर सेम इन एनी डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। और पहले वाले होमोजेनियस में एक दिशा में, एक रेखा में प्रत्येक बिंदु पर प्रॉपर्टीज बराबर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तीसरा, प्रतिबल प्रत्यास्थता की सीमा में है, अर्थात के नियम की अनुपालना हो रही है। सिंपल है। अगर हम स्ट्रेस इज जो प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं मानते, हम फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं? अपन एफ अपन वाई इक्वल टू ए अपन आर वाला। तो ये है, हुक के नियम की पालना होती है, यानी कि जो बीम है हुक के नियम को ओबे करती है। चौथा, तनाव और संपीड़न दोनों में यंग्स मॉडुलस बराबर है। यानी टेंशन जोन या कंप्रेशन जोन, ई का वैल्यू चेंज नहीं होती है। अपन ये नहीं कहेंगे कि कंप्रेशन में ई इतना है, टेंशन में इतना। नो, द वैल्यू ऑफ ई इज कांस्टेंट बोथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन, बल्कि सेम होती है, दोनों में एक ही होती है। अगला, धरण का अनुप्रस्थ काट जो बंकन से पूर्व समतल था, बंकन के पश्चात भी समतल ही रहता है। ये 5 बिंदु। द बीम क्रॉस सेक्शन विच वाज प्लेन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। देखिए, ये तो हमने आपको जब पिछले वीडियो में, यानी पिछले से पिछले वीडियो जब आपको हमने बताया था, तब बात हमने एकदम क्लियर कर दी थी। देखिएगा, ये बीम जब मुड़ी नहीं है ना, तो देखो ये लाइन स्ट्रेट है ना, बिल्कुल द लाइन इज स्ट्रेट, ये भी वो भी। और जब बीम मुड़ गई है तब भी लाइन जरूर तिरछी हो गई है, लाइन तिरछी है तो स्ट्रेट बिल्कुल, ये भी स्ट्रेट है। ऐसा थोड़ी कोई लाइन ऊबड़ खाबड़ हो गई है। तो ये जो प्लेन बीम के बेंड होने से पहले बिल्कुल सीधा सरल था, वो बीम के मुड़ने के बाद भी प्लेन ही रहेगा, यानी वो वक्र नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान रखना। हर पॉइंट पे बिंदु मिलता है, हर पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो धरण का अनुप्रस्थ काट जो बंकन से पूर्व समतल था, बंकन के पश्चात भी समतल ही रहता है। छठा पॉइंट, उदासीन अक्ष के लंबवत अक्ष के सापेक्ष अनुप्रस्थ काट सममित है। यानी हम कह सकते हैं कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज सिमेट्रिक about the axis which is perpendicular to the x axis। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। देखिएगा, जैसे आई सेक्शन है, ये इसमें ये एक्स एक्सिस है, इसके बोर्ड तो देखिए ऊपर और नीचे एक जैसा नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। लेकिन ये जो एक्सिस दिख रही है, इसकी
न्यूट्रल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, ये वाली, ये वाई एक्सिस, इसके दोनों तरफ जैसा इधर एरिया, एग्जैक्टली एरिया उधर है। यानी देखो मैंने ये डबल हैचिंग लाइन बना रखी है, यहाँ पे एक मैश बना रखी है वाई एक्सिस के इस साइड में, और इधर है सिंगल। तो ये दोनों एरियाज इस प्रकार से कि सिमेट्री है। यानी मैं अगर इस वाई एक्सिस के इधर एरिया निकालूं, इधर एरिया के बराबर, ना केवल बराबर है बल्कि सिमेट्रिक भी है। यानी इस एरिया की ये एरिया मिरर इमेज है। अब ये देखिए टी सेक्शन, देखिए आप, टी सेक्शन में ये तो है न्यूट्रल एक्सिस, और ये है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस यानी वाई एक्सिस। और इस वाई एक्सिस के देखिएगा, ये जो मैंने किया ना वाई वाई, इसके इस साइड में और उसके उस साइड के एरियाज बिल्कुल सिमेट्रिक हैं। यहाँ मैंने देखो सिंगल लाइन बनाई है, इधर मैंने डॉट्स किए हैं, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये जो डॉट्स हैं इनकी मिरर इमेज ये लाइंस हैं। हम कहेंगे द एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस विच इज नॉर्मल टू न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस की जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई एक्सिस, उसके अबाउट एरिया सिमेट्रिकल है। यही कारण है कि जो बीम के क्वेश्चंस में कभी भी, वैसे तो थ्योरेटिकली हम कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस के अंदर बीम के केसेस में जो वाई एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्री होती है। क्वेश्चन तो कैसे भी बनाए जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होती है। तो ये जो छठा पॉइंट है ना, उसका ये एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको सिखाया। नाउ अगला पॉइंट, सातवां, धरण की वक्रता त्रिज्या उसकी गहराई की तुलना में अत्यधिक ज्यादा है। देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्वाइट मोर देन इट्स डेप्थ एज shown in your figure। देखिएगा, मैंने आपको एक फिगर बताया था बना के, जो वीडियो मैंने बनाए थे पहले, उसमें देखिए आप ध्यान से, ये देखिएगा, ये बीम है और ये बीम की डेप्थ है। देखिए बीम की डेप्थ ये वाली, देखिए ये वाली डेप्थ बीम की डेप्थ है। और जब बीम मुड़ी है ना, जो बीम बेंड हुई है, ये इसकी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ओ से शुरू होके ये पूरी आर तक, देखिए आपको यहाँ तक ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या, ये बीम की डेप्थ की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यहाँ तो मैंने फिगर में तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई है, आपको समझाने के हिसाब से बताया मैंने ये, लेकिन एक्चुअल में मैं अगर रेशियो निकालूं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का और इस बीम की डेप्थ का, तो रेशियो बहुत हाई होगा, ऐसा माना जाता है। तब जाके हम ये थ्योरी को तुरंत से कर पाएंगे। तो ये हो गया इसका सातवां पॉइंट। देखिएगा, फिर बोलता हूँ, धरण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, वक्र त्रिज्या उसकी गहराई की तुलना में अत्यधिक ज्यादा है। ये जो बीम की डेप्थ है ना, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। और लास्ट पॉइंट, धरण साम्यावस्था में है, द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, अर्थात धरण के अनुप्रस्थ काट पर कोई भी परिणामी बल नहीं है। यानी हम कह रहे हैं कि जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है, एंड देयर इज नो एनी रिजल्टेंट फोर्स एट द बीम क्रॉस सेक्शन। नेचुरली है, जितना फोर्स टेंशन में है उतना ही कंप्रेशन होगा। हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। टेंसर फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स बराबर होंगे तभी तो होगी साम्यावस्था, तभी होगी इक्विलिब्रियम। ये इसकी 8 पॉइंट है, और 8 पॉइंट मैंने आपको सारे समझाया बुक के अंदर। एक पॉइंट जो छठा था उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। अब आगे आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आया कभी तो 3 मार्क्स में आ सकता है। इनके आने की संभावना कम है, लेकिन मैंने कर दिया है। टू प्रूव Na
यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, कॉन्सेट्स यानी संपाति होती है, विद जीए यानी कि ज्योमेट्रिक एक्सिस। मैंने सिंपल सी भाषा बोला है तो हम कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस और एक्स एक्सिस एक ही होती है। यानी आप जिसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं वही एक्चुअली एक्स एक्सिस भी है। कैसे? इसको मैंने प्रूव किया, देखिए ऐसे। हमने सुविधा के लिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लिया, ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस होती है ना, उस पर ये हमने बनाई बेस लाइन, और ये स्ट्रेस कंप्रेसिव, और यहाँ मिला दिया, और नीचे आ गई स्ट्रेस टेंशन में। ये हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, यही इस बीम के क्रॉस सेक्शन की एक्स एक्सिस भी है। कैसे? उसके लिए हमने दो एलिमेंट्री एरिया लिए। एक एलिमेंट्री एरिया लिया कंप्रेशन जोन में, ये देखिए डी ए का मतलब, जब डी लगाता हो ना तो समझिएगा स्मॉल एरिया, डी ए यानी कि एलिमेंट्री एरिया या स्मॉल एरिया, सी मतलब कंप्रेशन में। कौन सा? ये स्ट्रिप। सिमिलरली ये जो स्ट्रिप है, इसका जो एरिया है, दैट विल बी कॉल्ड एज DAT, यानी कि एलिमेंट्री एरिया इन टेंशन जोन। अच्छा, ये जो हमने स्ट्रिप ली है, ये न्यूट्रल एक्सिस से YC दूरी पर ली है, और ये जो स्ट्रिप ली है न्यूट्रल एक्सिस से YT दूरी पर ली है। यानी ये दूरी कितनी है? YC, ये वाली, और ये कितनी है? YT। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। और हम जानते हैं कि Y दूरी पर स्ट्रेस क्या होती है? F, है ना फॉर्मूला, F/Y इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू MR/IX। तो यहाँ हमने कह दिया कि जहाँ डिस्टेंस YC है वहाँ स्ट्रेस FC है, मैंने इसको FC कह दिया क्योंकि कंप्रेशन जोन है। और जहाँ डिस्टेंस YT है वहाँ स्ट्रेस FT है। अब देखिए, हमने अभी एक एजम्पशन बताया था थोड़ी देर पहले, 8वां, धरण साम्य अवस्था में है, अर्थात टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स बराबर है। उस एजम्पशन के मद्देनजर ये देखा हमने, C इज इक्वल टू T, कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल T, यानी कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालते हैं? स्ट्रेस इनटू एरिया। देखिएगा, एरिया लिखिए पहले, फिर स्ट्रेस। ये देखिए, हमने ये जो एलिमेंट एरिया है ना कंप्रेशन में, वो ले लिया, और इनटू स्ट्रेस FC, यानी DAC इंटू FC। ये देखिएगा, DAC इंटू FC, और उसको हमने कर लिया इंटीग्रल। उसको हमने कर लिया इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया? ये जो DAC इंटू FC आया एलिमेंट स्ट्रिप का, उसको इंटीग्रल किया तो पूरे सेक्शन का आ गया। यहाँ मैंने सुविधा के लिए रेक्टेंगुलर लिया है, ये कैसा भी सेक्शन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ हमने जो किया था, जो टेंशन जोन में लिया हमने एरिया, उसको गुणा करेंगे स्ट्रेस से। देखिएगा ना, ये DAT इंटू ये स्ट्रेस FT, एरिया इंटू स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स होता है। तो ये DAT यानी कि एलिमेंट्री एरिया इन टेंशन इंटू उस लेवल पर स्ट्रेस, ये आपको उस स्ट्रिप के अंदर टेंसल फोर्स की वैल्यू देगा। लेकिन ये तो उस स्ट्रिप की बात चल रही है, हम करेंगे उसको इंटीग्रल, तो पूरे टेंशन जोन का फोर्स आ जाएगा। यानी कि ऊपर का जो एरिया था NA के ऊपर का, वो, और नीचे का, उसके लिए हमने दोनों इंटीग्रल कर दी। DAC इंटू YC इंटीग्रल इज इक्वल टू DAT इंटू YT इंटीग्रल। नो व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? हम यहाँ थे एक्चुअली, हम पहले यहाँ थे, अभी है ना, यहाँ थे हम पहले। अब देखिए, एफ का फॉर्मूला क्या है? हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, याद कीजिएगा, F/Y इज इक्वल टू E/R। FC क्या हो जाएगा? YC इंटू E/R। FT क्या हो जाएगा? YT इंटू E/R। फॉर्मूला था ना F/Y इज इक्वल टू E/R, उस F आ जाएगा Y इंटू E/R। तो ये YC हो गया, उधर YT हो गया। नो, E/R इज कॉन्स्टेंट, बाहर निकल जाएगा, वहां भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। भाई जब किसी का हम करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं ना, समाकलन करते हैं, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट E/R बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलती कट जाएंगे।
क्योंकि दोनों ई अपॉन आर है ना। क्या रहेगा, डी ए सी इंटू वाई सी का इंटीग्रल इज इक्वल टू डी ए टी इंटू वाई टी का इंटीग्रल। नो व्हाट इट दिस, ये क्या है, व्हाट इट इज, ये क्या चीज है, ध्यान देखिएगा। डी ए सी ये है एलिमेंट्री एरिया इन कंप्रेशन, वाई सी वो जो एलिमेंट एरिया ना कंप्रेशन में उसकी एन से दूरी, और साथ में ले लिया यहाँ पे इंटीग्रल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल इंटीग्रल करते ही आ जाएगा टोटल फोर्स। तो देखिएगा एन के अबाउट कंप्रेसिव फोर्स का मोमेंट, देखिए डीएसी था एलिमेंट्री स्ट्रिप पे कंप्रेसिव फोर्स, और जैसे ही इंटीग्रल करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा कंप्रेशन में, ये पूरा इसके ऊपर का। और यहाँ डीएसी इंटू वाईसी था, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमने वाईसी लिया ना, फिर उस केस में क्या होगा, जो ऊपर की एरिया जो ऊपर का है उसकी सीजी की डिस्टेंस लेंगे यहाँ से, तो आएगा ये। सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग होता है एन के अबाउट, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट, ये एरिया का मोमेंट है ना। इसी तरह से एन के अबाउट टेंसाइल एरिया का मोमेंट, ये देखिए टेंसाइल एरिया इनटू डिस्टेंस मोमेंट हो गया। ये हमने कहा स्टेटमेंट नंबर 1। क्या स्टेटमेंट, क्या प्रूव किया हमने कि एन के अबाउट कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट इज इक्वल टू एन के अबाउट टेंसाइल एरिया का मोमेंट, ये हमने कहा नंबर 1। आगे लिखते हैं, परंतु हम जानते हैं कि, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, जब हमने सीजी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, तो क्या कहा था, फॉर्मूला था ना y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। हाँ वही चीज है। तो ये क्या हो रहा है कि ज्यामितीय अक्ष के अबाउट, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट, इसके ऊपर के एरिया का मोमेंट, और उसके अबाउट यानी एक्स एक्सिस के अबाउट उसके नीचे के एरिया का मोमेंट, ये हम सीजी की प्रॉपर्टी के बेस पे कह सकते हैं। ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष इसके ऊपर के एरिया का मोमेंट और ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष इसके नीचे के एरिया का मोमेंट बराबर होता है, ये हम जानते हैं पहले से। देखिए नंबर 1 तो हमने प्रूव किया है, और नंबर 2 हम जानते हैं, तो ये दोनों बातें सही है। ये तो सही है इसलिए हम जानते हैं, ये फैक्ट है, वो इसलिए सही हमने प्रूव किया है, दोनों ही सही है। इसका मतलब इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है एन ए, न्यूट्रल एक्सिस, और इसमें देखिए इसमें क्या प्रूव हो रहा है एन ए, इसमें क्या मतलब दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है आपको, ज्यामितीय अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस। बाकी बातें सेम है, इसमें भी देखिए इसके ऊपर ऊपर के एरिया का मोमेंट, इसमें भी देखिए इसके ऊपर के एरिया का मोमेंट, इसमें भी इसके नीचे के एरिया का मोमेंट, इसमें भी नीचे के एरिया का मोमेंट। तो हम कह सकते हैं कि एन ए और एक्स एक्सिस एक ही है, वन एंड सेम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको समझा दिया है कि 1 व 2 से स्पष्ट है कि इट इज क्लियर फ्रॉम 1 एंड 2। क्या क्लियर है, उदासीन अक्ष व ज्यामितीय अक्ष एक ही होती है, अर्थात संपाती होती है। इट मींस न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस। अब इस वीडियो का ये आखिरी चरण चल रहा है, परिच्छेद मापांक यानी कि सेक्शन मॉडुलस। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये पढ़ाया जा चुका आपको, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज हम पढ़ेंगे, इसलिए आपको करा रहा है। देखिए फॉर बीम्स, बीम के लिए जो होता है सेक्शन मॉडुलस, उसको हम जेड एक्स लेंगे, कभी जेड वाई लेते नहीं है, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि बेंडिंग हमेशा अबाउट एक्स एक्सिस ही होती है, नेवर अबाउट वाई एक्सिस। सो जेड विल बी टेकन एज ऑलवेज जेड एक्स। अब देखिए जेड एक्स जो होता है, यानी कि परिच्छेद मापांक जो होता है, वो आई एक्स अपॉन वाई मैक्स होता है, आई एक्स अपॉन वाई मैक्स। ये हम कॉलम के चैप्टर में, सॉरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब मैंने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया जिसकी डेप्थ है बी, विड्थ है बी और डेप्थ है डी, और इसके लिए मैंने आपको जेड निकालना सिखाया। कैसे, आई अपॉन वाई मैक्स। आई क्या होता है इसका,
रेक्टेंगल बी डी क्यू बड़ा 12, वाई का मतलब इसकी एन से दूरी dy2 बी डी स्क्वायर अपॉन 6। इस प्रकार के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल की विड्थ मिल जाए, डेप्थ मिल जाए, उसका सेक्शन मॉडुलस निकालिएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 6। बड़ा सिंपल है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कर चुके हैं। नाउ लास्ट पेज, ये बीम के चैप्टर की बात बता रहा हूँ। ये मैंने अपनी बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया है, अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर बीम्स, धरनों के लिए जेड इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी जो प्रसिद्ध मापांक होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, वो धरण की सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, बीम की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल जबरदस्त बढ़ जाती है अगर जेड एक्स बढ़ जाता है, तो ये चीज इसके अंदर है। तो जेड एक्स जो है वो सामर्थ्य का द्योतक है। सेक्शन मॉडुलस इज इंडिकेटर ऑफ बीम्स स्ट्रेंथ, ये प्रूव करने को क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के अंदर। ऐसे देखिएगा, प्रूव कर रहा हूं। हम जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो आई एक्स इंटू एफ अपॉन वाई होता है, प्रूव कर चुके हैं पहले से, होता है ना एम आर अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई। अब देखिए एम आर इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, आई एक्स और वाई को साथ ले लिया, वाई नीचे ले लिया आई एक्स के, आई एक्स अपॉन वाई मैक्स। अच्छा, हुआ क्या है वास्तव में कि हमने आपको एक बात बताई थी, एन से जितनी दूरी ज्यादा होगी उतनी ही बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगी, और दूरी अगर आप मैक्सिमम लेते हैं, जो मैंने वाई, ये मैंने लिया ना वाई मैक्स लिया, देखिए उस केस में स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हो सकती है, परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर, यानी कि अनुमत प्रतिबल। जो स्ट्रेस परमिट किया जा सकता है वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, हम कह सकते हैं कि स्मॉल पी, यानी जो एफ कह रहे हैं ना, एफ एक्चुअली एफ तो है एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस, लेकिन वो परमिसिबल को क्रॉस नहीं कर सकती। तो हम क्या कहेंगे, जब y की वैल्यू y मैक्स होती है तो f की वैल्यू p होती है। देखिए जब y इक्वल टू y मैक्स देन f इक्वल टू p, यानी कि जब डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा पॉसिबल होती है तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होती है। हमने f को p लिख दिया और y को y मैक्स लिख दिया। नाउ आई एक्स अपॉन वाई मैक्स हम जेड एक्स कहते हैं, एम आर क्या हो गया, जेड एक्स इंटू पी। बट दिस p इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा कांस्टेंट होती है गिवन मेटेरियल के लिए, यानी हम क्या कह सकते हैं, जितना जेड एक्स ज्यादा होगा उतना ही एम आर ज्यादा होगा, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है। तो आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं ना कि जेड एक्स के बढ़ने से एम आर बढ़ेगा, और एम आर बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा, क्योंकि एम एम आर के बराबर होता है। यानी अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा लगा सकते हैं, एम तो एम आर ही होता है ना। और अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप ज्यादा लगा सकते हैं, मतलब कि आप ज्यादा लोड लगा सकते हैं, यानी बीम ज्यादा लोड ले सकती है। देखिए मैंने क्या लिखा है, क्योंकि P इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल, इट मींस MR इज प्रोपोर्शनल टू ZX, यानी कि ZX के बढ़ने से MR बढ़ेगा, और MR बढ़ेगा यानी कि M बढ़ेगा, क्योंकि MR M के बराबर है। इसका मतलब M बढ़ेगा, बीम ज्यादा लोड ले सकेगी, और बीम ज्यादा लोड लेगी तो बीम की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये 3 मार्क्स में आ सकता है, रिमेम्बर। नाउ मैंने आप लोगों के लिए बेंडिंग का पूरा सिलेबस जो कहना चाहिए आपकी बुक का 3 वीडियो में समझा दिया, तीसरा वीडियो था। अब अगर ये निशान लगे हुए जो रेड मैंने क्वेश्चन लिखे हैं मेरी बुक में ही, बुक नंबर और पेज नंबर में बता देता हूँ, तो वो आप करेंगे तो डेफिनेटली बेंडिंग के सवाल आप कर लेंगे। अब बेंडिंग के सवाल देखिए 3 मार्क्स के भी पॉसिबल है, थ्योरी जो मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था ना वो भी आ सकता है 8 मार्क्स में। इतने सवाल दे रहा हूँ, इसमें से कम 2 सवाल बनने चाहिए, या तो एक 3 नंबर का, एक 8 नंबर, या दोनों 8 नंबर के। देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल A1 पेज 281 मेरी बुक का, 8 नंबर का। एग्जाम्पल A2 पेज 283
8 नंबर का। एग्जाम्पल A3 पेज 287 8 नंबर का। एग्जाम्पल A5 पेज 293 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 पेज 322 8 नंबर का। क्वेश्चन 20 पेज 323 8 नंबर का। और क्वेश्चन 32 पेज 325 8 नंबर का। तो कुल 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ये 7 क्वेश्चन आप करें और इनमें से कोई भी नहीं आता मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। इट इज, हम कह सकते हैं कि हम वीडियो का समापन करने जा रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट माय वीडियो इन दिस मैनर बिकॉज हम बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर पूरा कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।